साथियों नमस्कार। आज की क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों, इस चैप्टर में जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारी कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जिस टॉपिक में आज हम रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन चीज़ों के बारे में साथियों हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में आज साथियों आज की क्लास में हम करेंगे, हमारा एक टॉपिक है अर्थिंग सिस्टम, यानी हम आज अर्थिंग के बारे में भी साथियों हम डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस चैप्टर में जो हम कवर करेंगे टॉपिक, उनकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों बेसिक टर्म्स हैं, इनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। और इन टॉपिक्स को कवर करते हुए साथियों आपने इनमें यूज़ होने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को अच्छे से समझना है, और उनमें जो एक तरीके से डिफरेंस है उस डिफरेंस को भी अच्छे से याद रखना है कि अगर जो भी शब्द प्रयोग किया गया है तो उसकी एक तरीके से परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको अच्छे से समझना है, याद रखना है, ताकि भविष्य में जब भी आप थ्योरी को पढ़ते हो तो वो शब्द जो है आपस में आपके मिक्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से साथियों आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है साथियों। तो शुरुआत कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड क्या चीज है? लोड क्या होता है साथियों? लोड वो चीज होती है जो चीजें हम सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने कोई लैंप कनेक्ट कर दिया, कोई फैन कनेक्ट कर दिया, या फिर आपने कोई मोटर कनेक्ट कर दी, तो जो ये चीजें हैं ये चीजें क्या है साथियों? ये है आपका लोड। तो रेजिस्टिव लोड कौन सा होता है? ऐसे लोड जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच में किसी प्रकार का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, वो होते हैं साथियों हमारे रेजिस्टिव लोड। सिंपल भाषा में ये कहें कि जो हमारे सिंपल तार वाले जो लोड होता है, ठीक है, जो तार वाला लोड होता है वो हमारा क्या होता है? एक तरीके से रेजिस्टिव लोड होता है। अब रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, अलग अलग प्रकार के हमारे लोड होते हैं। और दूसरा इस परिभाषा में एक बताया गया है कि जो रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड में जो हमारा करंट और वोल्टेज के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। वैसे तो साथियों क्या होता है कि जैसे आपका कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरीके से पहले ही मौजूद होते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन गति कब करते हैं? जब इस एंड पे आप कोई वोल्टेज अप्लाई करते हो। आपने 100 वोल्ट अप्लाई की तो 100 वोल्ट ने क्या किया? वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है। वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को फोर्स करने का काम करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉनों का गति करना क्या कहलाता है साथियों? करंट कहलाता है। तो इस प्रकार से करंट क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं। गति कब करते हैं? जब उनको पीछे से कोई एक फोर्स लगती है। तो जब ये फोर्स लगती है और ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो पीछे वाली फोर्स है वोल्टेज और आगे चलने वाले इलेक्ट्रॉन है आपका करंट। तो इस प्रकार से तार वाले लोड में इन दोनों के बीच आगे पीछे चलने का जो संतुलन है वो बना रहता है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आता। वो होता है हमारा रेजिस्टिव लोड। तो अब जो रेजिस्टिव लोड का जो उदाहरण है साथियों, रेजिस्टिव लोड का उदाहरण है आपका कोई बल्ब, हीटर, टोस्टर, आयरन, क्या है ये हमारे क्या है? सारे के सारे रेजिस्टिव लोड के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट है साथियों हमारा इंडक्टिव लोड। अब इंडक्टिव लोड में क्या है? इंडक्टिव लोड होता है साथियों कॉइल वाला लोड, जिसमें कॉइल माने वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। वाइंडिंग किस में प्रयोग की जाती है? जैसे किसी मोटर में वाइंडिंग प्रयोग होती है साथियों, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग प्रयोग होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे ये इक्विपमेंट हैं, जब ये इक्विपमेंट सर्किट के साथ जोड़े जाते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे
क्या हो जाते हैं साथियों, वो हमारे इंडक्टिव लोड हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोड जिसमें धारा और वोल्टेज, जिसमें जो धारा है, जो करंट है, वो वोल्टेज से पीछे रह जाती है। तो ऊपर वाले उदाहरण में आप देखो, इसमें क्या था, पीछे से वोल्टेज आई, उसने आगे इलेक्ट्रॉन को गति करवाया, इलेक्ट्रॉनों का गति क्या था, करंट था। तो यानी क्या था, वोल्टेज चला रही है किसको, करंट को। लेकिन इंडक्टिव वाले केस में क्या हुआ भाई, इंडक्टिव वाले केस में क्या होता है कि जो धारा है वो क्या है, वोल्टेज से पीछे रह जाती है। जो ये चीज आगे चल रही थी, ये क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है, और वोल्टेज क्या है, आगे निकल जाती है। भाई जो चीज चलने वाली चीज है वो तो पीछे रहेगी, और फोर्स करने वाली चीज आगे चलेगी, तो संतुलन क्या हो गया, संतुलन खराब हो गया। तो अब इसे क्या कहते हैं, ऐसे लोड जिसमें धारा, हालांकि धारा को आगे चलना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनों को आगे चलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ऐसे में ऐसे लोड जिसमें धारा जो है वोल्टेज से पीछे रहती है, उसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव लोड कहते हैं। तो इंडक्टिव लोड के ये हमारे क्या हैं, उदाहरण है साथियों। तो नेक्स्ट है तीसरा है हमारा कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, कैपेसिटिव लोड वो लोड है साथियों, ऐसे लोड जिसमें धारा वोल्टेज से आगे हो जाती है। अब क्या है, जो समस्या हमें इंडक्टिव में आई थी, इंडक्टिव में क्या समस्या आई थी साथियों, हमारे सामने ये समस्या आई थी कि हमारा जो ये करंट है, ये करंट पीछे रह रहा है, ठीक है। तो अब वोल्टेज जो है हमारी आगे निकल रही है। अब हमने क्या किया, इस पीछे रहने वाले करंट को आगे करने के लिए हमने जिस जगह पे भी हमारी कॉइल प्रयोग थी, वहां हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया। क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। तो इस कैपेसिटर ने क्या किया, इस पीछे रहने वाले करंट को आगे कर दिया। तो यही हमें परिभाषा बता रही है, ऐसे लोड जिसमें धारा वोल्टेज से आगे निकल जाए, यानी वोल्टेज पीछे, धारा आगे। तो ये क्या है, ये एक तरीके से जो पीछे हमारा इंडक्टिव के कारण संतुलन खराब हुआ था, वो संतुलन फिर से हमारा बन चुका है साथियों। तो इस प्रकार यही रीजन है कि जहां जहां कॉइल प्रयोग होती है, वहां वहां हमेशा कैपेसिटर लगाया जाता है। घर के पंखे में देख सकते हो, कूलर में देख सकते हो, टूलू पंप में देख सकते हो। तो इस प्रकार से वो चीजें क्यों की जाती हैं, वो चीजें वोल्टेज और करंट के बीच जो संतुलन खराब होता है उसको कवर करने के लिए की जाती है साथियों। तो कैपेसिटिव लोड का जो हमारा उदाहरण है वो है हमारा कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक क्या होता है, बहुत सारे कैपेसिटरों को आपस में सीरीज या पैरेलल क्रम में जोड़ करके बहुत सारे कैपेसिटरों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कैपेसिटर बैंक कहलाता है साथियों। नेक्स्ट है देखो, जैसे बहुत सारी बैटरियां अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके जोड़ी जाती हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे सेलों का जो समूह होता है वो क्या है, हमारा क्या कहलाता है, बैटरियों में, मतलब बहुत सारे कैपेसिटरों को जब अलग अलग समूह में जोड़ा जाता है तो वो तो बनता है कैपेसिटर बैंक, और बहुत सारे सेलों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो सेलों का समूह क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है साथियों। तो इस प्रकार से ये थे हमारे रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। अब साथियों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मान करके चलो कि हमारे रेजिस्टेंस है, अगर हमारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सीरीज क्रम में, R1, R2, R3, या फिर हमारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं किसमें, पैरेलल क्रम में। तो सीरीज और पैरेलल के ये डायग्राम अलग अलग ये आपको बनाए भी गए हैं। ये है सीरीज और ये है पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं। तो इस केस में क्या होता है साथियों, आप देख सकते हो कि जो है ये रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े गए हैं। सीरीज में जब जुड़ते हैं तो इनका फॉर्मूला होता है प्लस में होने का R1 प्लस R2
प्लस R3। और पैरेलल में जब होते हैं तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला है, 1/RT माने टोटल रेजिस्टेंस बराबर होता है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है R से। और अगर ये सीरीज में जुड़े हैं या 2-3 लोड पैरेलल में जुड़े हैं तो उस प्रकार से उनको जोड़ने का जो तरीका है वो मैंने आपको फॉर्मूला साथियों बता दिया है। इसी प्रकार से अगर आपके रेजिस्टेंस के बाद हमने पढ़ा इंडक्टर, इंडक्टर होता है कॉइल। अब 2-3 कॉइलें हैं, अगर वो सीरीज में जुड़ी हैं या फिर 2-3 कॉइलें पैरेलल में जुड़ी हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जैसे आपके सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस हुआ था R1 प्लस R2 प्लस R3, सेम एज इट इज जो कॉइल है, कॉइल को रिप्रेजेंट किया जाता है L से, इंडक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है L से। तो सीरीज में अगर इंडक्टर जुड़े हुए हैं तो वो सेम एज इट इज होंगे किसकी तरह, रेजिस्टेंस की तरह, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3। और पैरेलल में जुड़े हैं तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस और हमारे इंडक्टर ये क्या है, सेम सिचुएशन में जुड़ते हैं सीरीज और पैरेलल में। लेकिन साथियों तीसरा जो है हमारा, तीसरा क्या है तीसरा है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़े हैं, कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किया जाता है C के द्वारा। तो अगर कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं तो वो रेजिस्टेंस और इंडक्टर के उल्टे क्रम में होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में थे R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन अगर कैपेसिटर हैं तो उसका उल्टा हो जाएंगे 1/C प्लस 1/C1 C2 1/C3। तो इस प्रकार से कैपेसिटर जो है सीरीज में रेजिस्टेंस के उल्टे में जुड़ते हैं। अगर उसी प्रकार से कैपेसिटर आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उनका जो प्लस होएगा, उनका प्लस कैसे होएगा साथियों उनका प्लस होएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है कि जो ये अलग अलग प्रकार के लोड हैं, R हो या आपका L हो या आपका C हो, तो ये किसी न किसी क्रम में जुड़े होते हैं। जैसे 3 लैंप हैं जो सीरीज में भी जुड़े हो सकते हैं, पैरेलल में भी जुड़े हो सकते हैं। तो अब इनका टोटल निकालने के लिए हमें फॉर्मूले यूज करने हैं, या तो R1 प्लस R2 प्लस R3 या R1/R1 1/R2 1/R3। अगर कैपेसिटर जुड़े हैं तो कैपेसिटर का, अगर इंडक्टर जुड़े हैं तो इंडक्टर का प्लस करने के साथियों ये अलग अलग तरीके हैं हमारे। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट साथियों रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एक भौतिक गुण है जो किसी पदार्थ में करंट के प्रवाह का विरोध करता है। जब किसी कंडक्टर में वोल्टेज लगाया जाता है तो वह करंट को पूरी तरह से नहीं जाने देता, उसी रोक को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस को एक के बाद एक जोड़ा जाता है तो वह सीरीज सर्किट होता है। सीरीज सर्किट में क्या होता है, एक के बाद एक माने इस प्रकार से R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3, इनको डायरेक्ट प्लस किया जाता है। विशेषता क्या है, करंट सभी रेजिस्टेंस में समान होता है, मतलब इसमें भी उतना ही करंट, इसमें भी उतना ही, इसमें भी उतना ही करंट होता है जितना आप यहां अप्लाई करोगे। तो इसी प्रकार से जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। बढ़ता क्यों है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस आपस में प्लस हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर इन रेजिस्टेंसों को, जब रेजिस्टेंसों को अलग अलग शाखाओं में जोड़ा जाता है तो उनका एक सिरा कॉमन होता है, वह पैरेलल सर्किट होता है।
पैरेलल कैसे होता है, जैसे इस प्रकार से, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये क्या है R1 R2 R3। तो इनको जोड़ने का जो तरीका है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस प्रकार से ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है पैरेलल में जोड़ने का। जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो सीरीज में सभी पॉइंटों पे करंट क्या था, समान था, लेकिन पैरेलल में क्या है, पैरेलल में सभी पॉइंटों पे जो वोल्टेज है वोल्टेज समान रहती है और कुल करंट है, कुल करंट कम हो जाता है साथियों। नेक्स्ट है तार की लंबाई, जितनी लंबी तार होगी उतना ही रेजिस्टेंस होगा। एग्जाम्पल कि मान लिया कि कोई वायर है 2 मीटर की, अगर इस 2 मीटर की वायर में एक हम 3 मीटर का टुकड़ा और जोड़ दें तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो पहले जो 2 मीटर की वायर का जो रेजिस्टेंस था वो मान लिया 1 ओम है, तो जब ये 3 मीटर और बढ़ जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस और भी प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेंथ के बढ़ने से, तार की लंबाई बढ़ने से वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है साथियों। नेक्स्ट है तार की मोटाई। तार की मोटाई को क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। अगर वो ज्यादा होगा, मान लो पहले हमने पतली तार प्रयोग की और बाद में हमने तार की मोटाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तार और ज्यादा मोटी कर दी, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से, तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है साथियों, कम होता है। नेक्स्ट है तापमान। तापमान के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि एटम अधिक कंपन करते हैं और इलेक्ट्रॉनों को रोकते हैं, लेकिन कुचालक पदार्थों में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। चालक में, धात्विक पार्ट में बढ़ता है, कुचालक में घटता है। अर्धचालकों में क्या होता है, तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है, तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। अब ये क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट हैं कि चालकों में तापमान से क्या प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस पे, कुचालकों में तापमान से क्या प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस पे, और अर्धचालकों में तापमान का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैसे देखने सुनने में ये बड़े आसान लगते हैं, लेकिन साथियों जब यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे तब देखना आप ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट है ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है कि जैसे अभी हमने पढ़ा है कि तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है वह ताप गुणांक जो बताता है कि तापमान बदलने पर रेजिस्टेंस में कितना बदलाव आता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इससे दर्शाया जाता है कि इसकी इकाई क्या है, पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस इससे दर्शाया जाता है। चालक पदार्थों का ताप गुणांक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब तापमान के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव ताप गुणांक। कुचालकों का नेगेटिव और अर्धचालकों का नेगेटिव। इसका मतलब इन दोनों का तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है कम होता है, इसलिए इसका ताप गुणांक नेगेटिव होता है साथियों। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ की वह क्षमता होती है जो यह बताती है कि करंट के प्रवाह में कितना विरोध करता है जब उसकी लंबाई और क्षेत्रफल नियत माने फिक्स हो। कैसे, जैसे कोई एक 10 मीटर वायर का टुकड़ा है, तो अब इस 10 मीटर वायर के टुकड़े में 1-1 मीटर के जो अलग अलग टुकड़े हैं, तो वो जो ये है विशिष्ट प्रतिरोध, तो हमें ये बताता है कि इस 1 मीटर के टुकड़े का जो लंबाई भी फिक्स है, क्षेत्रफल भी फिक्स है।
इस 1 मीटर के टुकड़े का या इसका या इसका या इसका, मतलब आप 1 से 2 के बीच में, या फिर आप 5 से 6 के बीच में, या फिर आप 8 से 9 के बीच में, किसी जगह पे भी आप सेम 1 मीटर और 1 mm स्क्वायर मान लो, अगर उसका क्षेत्रफल फिक्स है, तो अगर आप उसका रेजिस्टेंस नापोगे तो क्या होगा साथियों, रेजिस्टेंस सेम मिलेगा आपको। ये क्या होता है, ये होता है साथियों विशिष्ट प्रतिरोध। और वैसे प्रतिरोध क्या होता है, इस पूरी 10 मीटर के वायर का जो टुकड़े का प्रतिरोध है वो तो होता है प्रतिरोध, उसको नापा जाता है ओम में, और विशिष्ट प्रतिरोध को किसमें नापा जाता है, ओम पर मीटर में साथियों। तो नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध की विशेषताएं। यह पदार्थ पर निर्भर करता है, आकार पर नहीं, क्योंकि आकार तो इसमें फिक्स होता है। तापमान के साथ बदलाव चालकों में बढ़ता है, अर्धचालकों में घटता है। हर सामग्री का एक स्थायी गुण है ये। हर पदार्थ में रेजिस्टेंस सिर्फ उसकी लंबाई और मोटाई से नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति माने उसके स्वभाव से, यानी उसकी जो नेचुरल बनावट है उस पर भी निर्भर साथियों करता है। तो नेक्स्ट है इंडक्टर क्या चीज है। इंडक्टर क्या चीज है, इंडक्टर एक कॉइल का टुकड़ा होता है साथियों, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो विद्युत धारा में परिवर्तन के प्रतिरोध कार्य करता है। कैसे कि ये क्या है, ये साधारणतः एक कॉइल होती है। इंडक्टर क्या होता है, कॉइल, और इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है साथियों। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, ये देखो ये कॉइल है, ये हमारा इंडक्टर है। इंडक्टर एक ऐसा घटक है जो किसी परिपथ में जोड़ा जाता है, जो क्या है, वह उसमें से बहने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। कि अगर इसमें मतलब धारा में चेंज आ रहा है तो उसके चेंज को क्या करता है, चेंज का विरोध करता है। अब किसी इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की जो इकाई है वो क्या होती है, हेनरी होती है, उसको H से लिखा जाता है। इंडक्टर की वह क्षमता वह धारा के परिवर्तन का विरोध करती है, तो वो क्या कहलाती है, उसका इंडक्टेंस कहलाती है। मतलब इस कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसका जो विरोध करती है, तो ये क्या है हमारी, ये हमारा इंडक्टेंस। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है साथियों ट्रांसफार्मर में, फिल्टर सर्किट में, मोटर जनरेटर में, इस प्रकार से रेडियो ट्यूनिंग में ये साथियों प्रयोग होता है। अब क्या है, जो इंडक्टर है वह डीसी को तो पास करता है, एसी का विरोध करता है। जब किसी इंडक्टर पर वोल्टेज लगाया जाता है तो उसमें धारा धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती। इंडक्टर हमेशा धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, ये चीज हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है, यह एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करता है जो उस अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ होती है। कैसे, जैसे ये आपकी कॉइल है, ये कॉइल क्या करेगी, जो यहाँ आपने सप्लाई दी है, जो यहाँ आपने सप्लाई दी है, इस सप्लाई से क्या है, इसमें एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। वो क्या करेगी, जो इसमें ईएमएफ पैदा होगी वो इसकी अप्लाइड वोल्टेज का क्या करेगी, विरोध करेगी। ये बात इसमें समझाई गई है साथियों। नेक्स्ट है, यदि वोल्टेज लगाया जाए तो इंडक्टर में करंट धीरे धीरे बढ़ेगा और करंट में बदलाव जितना तेज होगा वोल्टेज भी उतना अधिक होगा। तो नेक्स्ट है, शुरुआती समय में इंडक्टर जो है करंट को रोकता है तो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। समय के साथ साथ करंट स्टेबल हो जाता है। जब स्टेबल हो जाता है तब इंडक्टर क्या है, शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है। अब एसी में क्या है, करंट लगातार बदलता रहता है, इसलिए इंडक्टर हमेशा उसका विरोध करता रहता है। वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस भी पैदा होता है। फेज डिफरेंस किस में पैदा होता है भाई, करंट और वोल्टेज के बीच में।
कब? जब उस वोल्टेज और करंट को किस में से प्रवाहित किया जाए, किसी कॉइल में से, किसी इंडक्टर में से प्रवाहित किया जाए, तब क्या है वो विरोध करते हैं। तो नेक्स्ट है साथियों कि अगर किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो इसका जो है एक सिंपल एग्जांपल क्या है कि मान लिया पहले आप कोई कॉइल प्रयोग कर रहे हो, उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न थी 4। अब क्या किया आपने नंबर ऑफ टर्न की संख्या बढ़ा दी, 4 की जगह आपने नंबर ऑफ टर्न कर दी 8। तो अब क्या है, जब पहले 4 टर्न थी तब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, और जब 8 टर्न हुई, 8 टर्न पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा। जैसे जैसे n बढ़ेगा, मान लो नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगी तो इंडक्टेंस n स्क्वायर हो जाएगा, उसके अनुपात में बढ़ेगा इससे बढ़ने वाला इंडक्टेंस। मतलब अगर टर्न को दुगना करोगे तो इस कॉइल के चारों तरफ बढ़ने वाला इंडक्टेंस जो है वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वो n स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि टर्न को तो वहीं रखते हैं लेकिन कॉइल की लंबाई बढ़ा देते हैं, तो क्या रहेगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड फैल जाती है और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर पड़ जाती है। यदि लंबाई बढ़ेगी तो इंडक्टेंस घटेगा। अब क्या किया कि ये जो है पहले तो ये 4 कॉइल इतने एरिया में पूरी हो रही थी, ठीक है। अब ये इसने क्या किया, ये पीछे बताया है कि भाई नंबर ऑफ टर्न को तो हमने फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ टर्न तो यही रहेगी, लेकिन हमने क्या किया, 4 टर्न को की जो कॉइल थी अब हमने इनके बीच में इस तरीके से 4 टर्न को इतना लंबा कर दिया। पहले 4 टर्नों की लंबाई कितनी थी, इतनी। अब 4 टर्नों की लंबाई कितनी है, इतनी। तो लंबाई बढ़ने से क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड फैल गया, जिससे क्या है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है कम हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, इससे इसका इंडक्टेंस भी घट जाएगा। तो अगर कॉइल की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो इंडक्टेंस जो है आधा हो जाएगा। मान लो जितना इंडक्टेंस इस कॉइल में पैदा हो रहा था इसमें उसका आधा हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से तो जो इंडक्टेंस है वो स्क्वायर में बढ़ता है, ठीक है, और जो दूरी को बढ़ाने से वो कितना है, उसका आधा हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों ये कॉइल बढ़ने का ये प्रोसेस रहता है। तो नेक्स्ट है एसी वोल्टेज और इंडक्टर। जब किसी इंडक्टर पर एसी वोल्टेज लगाया जाता है तो उसमें से एक अपोजिट विरोध पैदा होता है, उसे क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे साथियों तार के अंदर रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार से कॉइल के अंदर भी एक विरोधी बल होता है जिसे क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। मतलब तार में जो करंट का विरोध होता है वो रेजिस्टेंस के द्वारा होता है, और कॉइल में जो विरोध होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण होता है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2πfL। 2π क्या हो गया फॉर्मूले का, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस को किस में नापा जाता है, इसको भी ओम में नापा जाता है। रेजिस्टेंस को भी किस में नापा जाता है, ओम में नापा जाता है, क्योंकि ये विरोधी ताकतें सारी किस में नापी जाती हैं, ओम में नापी जाती हैं। फॉर्मूला है 2πfL। F क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, और F होगी फ्रीक्वेंसी, और L हो गया इंडक्टेंस। अब ये निकाला कैसे जाएगा, एक एग्जाम्पल के तौर आपको समझाया जाता है कि मान लिया कि कॉइल में विरोधी बल कितना है। अब मान लो एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है। अब L1, L2 और तीसरी है L3। अब क्या है, हमने इन तीनों का विरोधी बल निकालना है। विरोधी बल निकालने का फॉर्मूला 2πfL हो गया। अब L निकालने के लिए L तो आपके पास 3 है, अगर L आपके 3 है और तीनों सीरीज में जुड़े हैं, एक की वैल्यू अगर 2 ओम है, ठीक है, एक एक की वैल्यू, तो टोटल कितना हो गया L। सीरीज में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ठीक है, अगर पैरेलल में है तो 1/, ठीक है, तो सीरीज में है तो टोटल कितने हो गया 6।
एल की वैल्यू कितनी होगी टोटल 6। फ्रीक्वेंसी आपको इस सप्लाई में, इसको जो दी गई सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो रहेगी, तो इसको आप क्या रखोगे 2πfl के फॉर्मूले में रखोगे, तो तीनों कॉइलों में जो विरोधी बल पैदा हो रहा है उसको आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला साथियों काम करता है। तो नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से इंडक्टर का रिएक्टेंस बढ़ता है। बढ़ता क्यों है भाई? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है 2πfl। तो इस प्रकार से लो फ्रीक्वेंसी कम रिएक्टेंस ज्यादा करंट, हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा रिएक्टेंस कम करंट। नेक्स्ट है वोल्टेज, कि वोल्टेज से रिएक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, आप वोल्टेज बढ़ाते हो, तो इंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो करने की कोशिश करता है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस इसे अपोज करता है। वोल्टेज का सीधे इंडक्टेंस पर कोई असर नहीं होता, पर वोल्टेज के बढ़ने पर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यानी किसी कॉइल को अप्लाई की गई जो वोल्टेज है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसको बढ़ाने से इसमें पैदा होने वाली ईएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है साथियों। तो इस प्रकार से ये फर्क रहता है किसी कॉइल को अप्लाई की गई वोल्टेज, अप्लाई की गई फ्रीक्वेंसी और उसके इंडक्टेंस का। तो नेक्स्ट है साथियों, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, विद्युत आवेश को स्टोर करता है, आवश्यकता पड़ने पर उसे रिलीज करता है। कैपेसिटर क्या चीज है? यह दो कंडक्टिंग प्लेटों से बना, जिनके बीच में एक इंसुलेटिंग पदार्थ रखा जाता है। तो कैपेसिटर एक बिजली की टंकी की तरह काम करता है, वो चार्ज को इकट्ठा करता है और जरूरत पड़ने पर छोड़ देता है। तो साथियों, जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या है, चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। स्टोर कैसे करता है कि ये दो कंडक्टिंग मटेरियल हैं, दो कंडक्टिंग मटेरियल के बीच, दो चालक पदार्थों के बीच, ये भी चालक है, ये भी चालक है, और इसके बीच में क्या है, ये क्या है, ये है हमारा इंसुलेटर। तो अब इन दोनों चालकों को क्या है, हम किससे जोड़ देते हैं, सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी शेप, ऐसी कंस्ट्रक्शन जो है किसकी होती है, हमारे कैपेसिटर की होती है साथियों। तो साथियों, इस प्रकार से इन कंडक्टिंग प्लेटों में क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है, और जरूरत पड़ने पर वो उस जो चार्ज को है जो है रिलीज कर दिया जाता है। ये किसकी तरह है, ये हमारी एक तरीके से जैसे पानी की टंकी है, वो पानी को स्टोर करती है और जरूरत पड़ने पर हमें देती है, तो ये भी चार्ज को स्टोर करता है कैपेसिटर। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, ऐसा यूनिट है फैराड। अक्सर इसके छोटे मान जो हैं वो माइक्रोफैराड में लिए जाते हैं साथियों। तो नेक्स्ट है माइक्रो, नैनो और पिकोफैराड। इस प्रकार से अलग अलग यूनिट है इसकी। एसी सर्किट में कैपेसिटर का व्यवहार कैसा है, एसी जो कैपेसिटर है वो एसी करंट को पास करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के अनुसार उसका विरोध बदलता है, जिसे कहते हैं एक्ससी। एक्ससी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। साथियों, जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है 1/2πf, एस की जगह एफ है भाई, एफ सी, एफ सी। यानी फॉर्मूला क्या है, 1/2πfc। एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, सी हो गया कैपेसिटेंस। जिस प्रकार से अलग अलग इंडक्टेंस जो है, अलग अलग कॉइलें जो हैं, उनको हमने जोड़ा था कैसे, L1, L2, L3। उसी प्रकार से अगर आपके सर्किट में मान लिया कि कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, कैपेसिटर जुड़े हुए हैं 3, 1, 2 और 3, 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, एक की वैल्यू 3 है, तो टोटल की वैल्यू कितनी है, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ते हैं
डायरेक्ट प्लस में। डायरेक्ट प्लस कैसे? C1 प्लस C2 प्लस C3, किसमें? पैरेलल में। सीरीज में इसका उल्टा होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 9। अब क्या करोगे आप? इस फॉर्मूले में रखोगे इसको, यानी 1/2 पाई फॉर्मूले का f होगी आपकी जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी है, और मल्टीपल में हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो? इन तीनों कैपेसिटरों का जो विरोधी बल है वो कितना पैदा हो रहा है, आप ये निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता है। कम क्यों होता है भाई? ये उसके 1/, में है। इंडक्टर के केस में ये डायरेक्ट था 2πfL, तो वो डायरेक्ट में था, इसलिए वहां फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो L है, जो इंडक्टेंस है, वो क्या था साथियों? इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका बढ़ रहा था, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से कम होता है, यानी करंट फ्लो अधिक बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी घटती है तो रिएक्टेंस घटता है, करंट भी घटता है। वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ता है? कैपेसिटर में वोल्टेज बढ़ने से अधिक चार्ज जमा होता है। अगर किसी कैपेसिटर में आप वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करोगे, वोल्टेज को बढ़ाओगे, अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाओगे, तो उसके चार्ज करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, उसमें चार्ज ज्यादा जमा होता है। तो जो Q है वो चार्ज है, तो वो क्या है? C/, टाइम के साथ V होता है साथियों। लेकिन AC में वोल्टेज के साथ फेज में नहीं होता, लेकिन AC में वो वोल्टेज के साथ फेज में नहीं होता, यानी वोल्टेज लैग करता है, करंट आगे होता है। तो DC में क्या होता है? DC में कैपेसिटर कैसे व्यवहार करता है भाई? DC के अगर कैपेसिटर को आप DC में लगा दोगे तो DC वोल्टेज लगाने पर कैपेसिटर शुरू में करंट पास करता है, लेकिन कुछ समय बाद फुल चार्ज हो जाता है, करंट को ब्लॉक करता है। तो किसकी तरह? ओपन सर्किट, माने बंद सर्किट की तरह, मतलब सर्किट को बंद करने का काम कर देता है, उसमें से फ्लो नहीं होता, क्योंकि वो ओपन सर्किट की भांति कार्य करने लग जाता है साथियों। नेक्स्ट है साथियों कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी जो है वोल्ट पर ओम होती है। एम्पियर मीटर सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है। एम्पियर मीटर की कॉइल का प्रतिरोध कम होता है, नंबर ऑफ टर्न कम होती हैं, तार मोटा प्रयोग किया जाता है। एम्पियर मीटर की मापन सीमा बढ़ाने के लिए निम्न मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे शंट कहा जाता है। इस लाइन को मैंने अच्छे से समझा रखा है। कौन से चैप्टर में साथियों? इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है अपना, इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में मैंने ये चीज अच्छे से समझा रखी है। तो इसलिए क्लासेस जो है सीक्वेंस वाइज ही आप देखें साथियों। नेक्स्ट है, किसी वोल्ट मीटर की मापन क्षमता एक्यूरेट हो, उसके लिए शर्त क्या है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध पे हाई वैल्यू वोल्टेज मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट है, मल्टीमीटर को एवोमीटर भी कहते हैं। एवो माने एम्पियर वोल्ट ओम। तो इस प्रकार से जो हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की साथियों ये शेप है एम्पियर वोल्ट ओम। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श एम्पियर मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श करंट सोर्स का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर की कुंडली का प्रतिरोध, जो चीजें आदर्श हैं तो आदर्श ट्रांसफार्मर की कुंडली का प्रतिरोध शून्य होता है, भूमि का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श बैटरी का प्रतिरोध शून्य होता है। अर्थ टेस्टर का कार्य है भूमि का प्रतिरोध नापने के लिए। अर्थ टेस्टर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अर्थ टेस्टर वोल्टेज के गिरावट के सिद्धांत पर कार्य करता है। शंट प्रतिरोध जो किसी एम्पियर मीटर की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, शंट प्रतिरोध यूरेका पदार्थ का बना होता है। अब आता है साथियों अपना जो टॉपिक है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था अर्थिंग का टॉपिक। अब अर्थिंग के टॉपिक में क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन के धात्विक पार्ट को चालक के द्वारा
अर्थ से जोड़ना अर्थिंग कहलाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपका ये क्या है, कोई ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है इसको ला करके हमने जमीन के साथ जोड़ दिया, या इस साइड से भी हमने इसको ला करके जमीन के साथ जोड़ दिया, यानी दो साइड से क्या किया हमने, किसी इलेक्ट्रिकल मशीन का, ये हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन है, इसका धात्विक पार्ट माने इसकी बॉडी है, धात्विक पार्ट को चालक के द्वारा, चालक तार के द्वारा किससे जोड़ दिया, अर्थ माने हमने जमीन के साथ जोड़ दिया। तो ये क्या कहलाती है, हमारी अर्थिंग कहलाती है। अब अर्थिंग का कार्य क्या है? अर्थिंग विद्युत शॉक लगने से बचाती है। कैसे बचाती है? कि अगर आपकी बॉडी अर्थ हो रखी है और बाय चांस बॉडी में करंट आ गया और आपने आकर के इस बॉडी को टच किया तो आपको शॉक बहुत कम लगेगा, महसूस हो सकता है, लेकिन शॉक बहुत कम लगेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो बॉडी से, बॉडी में आया करंट किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में क्यों चला जाएगा? क्योंकि ऊपर ही हमने पढ़ा है कि जो भूमि का प्रतिरोध है वो शून्य होता है और करंट जो है ना हमेशा कम प्रतिरोध की तरफ ट्रेवल करता है। हमारी बॉडी का तो प्रतिरोध ज्यादा है और भूमि का प्रतिरोध कम है, इसलिए एक ही टाइम में वो इक्विपमेंट अगर अर्थ से भी जुड़ा है और आपकी बॉडी भी उसको टच कर रही है तो इस केस में करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ में फ्लो होता है साथियों। इस प्रकार से जो है अर्थिंग हमें सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अब साथियों जो हमारी अर्थिंग है, जब इस वायर को बॉडी के साथ जोड़ करके नीचे धरती से अटैच किया जाता है तो कैसे किया जाता है? दो तरीके से किया जाता है। एक होती है आपकी प्लेट अर्थिंग, दूसरी होती है आपकी पाइप अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में क्या किया जाता है? प्लेट अर्थिंग में प्लेट का साइज, ये साइज भाई, पहले एक खड्डे में प्लेट रखी जाती है। खड्डे का साइज कितना है? 90 बाय 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लेट का साइज कितना है? 60 बाय 60 सेंटीमीटर। तो 60 बाय 60 की क्या होगी? प्लेट होगी, जो अर्थिंग में रखी जाती है। अब ये 90 बाय 90 के खड्डे में जब 60 बाय 60 की प्लेट रखी गई तो जो ये 15 का गैप है, 15-15 का, ये गैप किस चीज का है? इस गैप में क्या भरा जाता है? या तो कोयला भरा जाता है या नमक डाला जाता है, यानी साल्ट डाला जाता है साथियों। नेक्स्ट है प्लेट अर्थिंग में गड्ढे का साइज कितना है? 90 बाय 90। प्लेट का साइज कितना है? 3.15। किसके लिए? तांबे के लिए। अगर GI गैल्वेनाइज्ड आयरन माने लोहे की प्लेट आपने यूज की है तो 6.30 mm की मोटाई की आप क्या रखोगे? प्लेट रखोगे। अर्थ वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो आप ट्रांसफार्मर की बॉडी से लेकर के अर्थ तक नीचे वायर प्रयोग कर रहे हो, इस वायर का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट है साथियों अर्थिंग। अर्थ इलेक्ट्रोड का सामान्य भूमि से प्रतिरोध 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। बड़े पावर हाउस में जिस जगह जमीन पर अर्थिंग की जाती है और उस जमीन का, उस अर्थ का जो रेजिस्टेंस मेंटेन किया जाता है नमक और कोयला डाल करके या पानी डाल करके, तो बड़े पावर हाउस की जो बड़ी बड़ी मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन है, जैसे ट्रांसफार्मर, VCB, ब्रेकर, CTPT, तो उनको जब अर्थ किया जाता है तो जिस जगह पे उनको अर्थ किया जाता है उस अर्थ की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो कितनी होनी चाहिए? 0.5 ओम। मुख्य के लिए 1 ओम, छोटे के लिए 2 ओम। इस प्रकार से अलग अलग रेजिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है चट्टानी भूमि में अर्थ रेजिस्टेंस 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। वैसे ये रेजिस्टेंस मेंटेन करने इतने कम वैल्यू पे बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन साथियों किए जाते हैं। घरेलू वायरिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड न्यूनतम जो वायर प्रयोग की गई है, इलेक्ट्रोड प्रयोग किए गए हैं, वो कितना होना चाहिए? या तो 2 mm की वायर या फिर 14 स्टैंडर्ड वायर गेज होना चाहिए। गेज में है तो 14, mm में है तो 2 mm। मानव शरीर की सूखी त्वचा का प्रतिरोध 1 लाख से 6 लाख ओम। अर्थिंग में नमी बनाए रखने के लिए चारकोल और नमक, कोयला और नमक डाले जाते हैं। नेक्स्ट है पाइप अर्थिंग में गड्ढे की गहराई कितनी की जाती है साथियों?
2.5 से 4 मीटर तक की जाती है। इसमें साथियों किसी प्रकार की कोई प्लेट नहीं डाली जाती, सिर्फ डायरेक्ट पाइप डाली जाती है। पाइप में छिद्र किए जाते हैं और उसके चारों तरफ नमक और कोयला जो है डाल दिया जाता है। फिर टाइम टू टाइम इसमें पानी डाला जाता है। पानी की नमी जो है इस मतलब इसके चारों तरफ रेजिस्टेंस को कम करने का काम करती है। नेक्स्ट है पाइप अर्थिंग में पाइप का साइज 38 mm, पाइप की लंबाई 2.5, पाइप में छेद 12 mm के। मैगर को इंसुलेशन टेस्टर भी कहा जाता है। यह क्या है? किसी भी केबल का इंसुलेशन नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर, जो रेजिस्टिव सर्किट होते हैं उनका पावर फैक्टर इकाई होता है, यानी वोल्टेज और करंट में अच्छा संतुलन होता है। शुद्ध इंडक्टिव का पावर फैक्टर 0 लैगिंग, शुद्ध कैपेसिटिव का पावर फैक्टर 0 लीडिंग होता है। अब क्या है, कोई इंडक्टर है, क्या है, कोई शुद्ध इंडक्टर है, शुद्ध इंडक्टर माने इस तरीके से, शुद्ध इंडक्टर है तो उसकी पावर खपत क्या है? जब वो शुद्ध ही है तो उसमें किसी प्रकार की खपत नहीं होती। शुद्ध कैपेसिटर है, शुद्ध कैपेसिटर है तो शुद्ध कैपेसिटर में भी किसी प्रकार की पावर खपत नहीं होती। आगे एक यूनिट कब बनती है? जब 1000 वाट का लोड 1 घंटे तक चले तो वो क्या होती है? 1 यूनिट होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। इंडक्टिव रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। ये सारी चीजें हम ऊपर पढ़ के आए हैं साथियों। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस माने इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टिव रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कहते हैं। तो ये जितनी भी विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो तार में हो, चाहे वो कॉइल में हो या फिर कैपेसिटर में हो, तो ये सारी की सारी विरोधी ताकतें किस में नापी जाती हैं? तीनों की तीनों ताकतें ओम में नापी जाती हैं। अब नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है? कोई ऐसा सर्किट जिसमें तार भी है, कॉइल भी है और कैपेसिटर भी है। जब तीनों विरोधी ताकतें हो, यानी आर भी हो, एल भी हो और सी भी हो, जब तीनों की विरोधी ताकतें हो तो तीनों का जोड़ क्या कहलाता है? इंपीडेंस कहलाता है। और इसकी यूनिट भी क्या है? ओम है साथियों। ई के द्वारा ईएमएफ को दर्शाया जाता है। चालकता की यूनिट महो है। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी है। इंडक्टेंस को एल के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है बंद सर्किट में धारा का मान लोड के रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। मान लो सर्किट ये क्लोज है तो क्लोज सर्किट में यहां करंट कितना होएगा? जितनी इस बल्ब की करंट कैपेसिटी होएगी। खुले सर्किट में प्रतिरोध अनंत। भाई जब ये सर्किट खुल गया और यहाँ गैप ज्यादा हो गया तो ये गैप क्या है? इतना गैप है कि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया और ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। इसलिए खुले सर्किट में जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है साथियों? अनंत होता है। नेक्स्ट है खुले सर्किट में धारा 0 है। जब सर्किट ही खुला है, आपस में अटैच ही नहीं है, तो धारा 0 होती है। खुले सर्किट में विभव भी साथियों खुले सर्किट में 0 होता है। तो नेक्स्ट है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर क्या होती है साथियों? जब सर्किट में क्या है? करंट वोल्टेज अप्लाई की जाती है, उससे करंट फ्लो होता है और वो करंट और वोल्टेज के बीच एक एंगल भी बनता है, उसे क्या कहते हैं? पीएफ माने पावर फैक्टर कहते हैं। तो एक्टिव पावर वो है जिसमें करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर तीनों ही इफेक्टेड कर रहे हैं, तो मतलब ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपकी एक्टिव पावर। एपरेंट पावर वो पावर होती है जिसमें वोल्टेज और करंट हैं लेकिन पावर फैक्टर नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डीसी में पैदा होने वाली पावर, तो डीसी सर्किट में पावर फैक्टर नहीं होता, इसलिए पावर फैक्टर की गणना भी नहीं होती डीसी में। डीसी में किसकी गणना होती है? पावर में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज और करंट की गणना होती है। नेक्स्ट है साथियों रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर होती है जिसमें वोल्टेज और करंट के साथ किसका? साइन फाई। जैसे इसमें कोस फाई था तो रिएक्टिव में किसका होता है? रिएक्टिव में साइन फाई होता है। एक्टिव की यूनिट होती है
वाट किलोवाट। एपरेंट की यूनिट होती है, एपरेंट पावर की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर किलो वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव की यूनिट होती है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो नेक्स्ट है साथियों, पावर फैक्टर क्या चीज है? पावर फैक्टर क्या चीज है? जितना आपका लोड चल रहा है और उसको डिवाइड कर दो जितनी आपके इक्विपमेंट माने ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है। मान लो कोई एक ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर पे लोड इतना चल रहा है और उस ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी है वो इतनी है, यानी लोड के साथ ट्रांसफार्मर के ऊपर चलने वाले लोड को अगर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से डिवाइड करते हो तो आपको यह पता चलेगा कि इस ट्रांसफार्मर के ऊपर चलने वाले लोड का जो पावर फैक्टर है वो कितना है। तो इस प्रकार से आप पावर फैक्टर को निकाल सकते हो। नेक्स्ट है साथियों, बैलेंस लोड के लिए 1 वाट मीटर विधि का प्रयोग होता है, अनबैलेंस के लिए 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर का प्रयोग होता है। साथियों इसका जो है हम एक स्टार डेल्टा वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट है साथियों, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है कि मान लो कि कोई बैटरी है, उसके टर्मिनल हैं, उस टर्मिनल पर जो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। वो कब मिलेगी? इसको हमने जितनी ईएमएफ दी है इस बैटरी को, उस ईएमएफ में से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा? इस ईएमएफ में से कुछ ना कुछ खपत करेगा, कुछ लॉस करेगा। तो लॉस के बाद जब ये आउटपुट पे आएगी तो वो क्या होती है? हमारी टर्मिनल वोल्टेज होती है। यानी दी गई ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस किसका? उस बैटरी का। तो नेक्स्ट है साथियों कि किसी केबल का साइज उसमें से प्रवाहित होने वाली वोल्टेज पे निर्भर करता है। मान लो कि आप वोल्टेज पहले आपने 650 वोल्ट के लिए कोई केबल डिजाइन मतलब खरीद की है, तो क्या है अब आपको वोल्टेज बढ़ा दी, अब आपको 11 केवी के लिए केबल चाहिए। तो जैसे 650 से 11 केवी वोल्टेज बढ़ गई तो वोल्टेज के बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा कि जो ऊपर केबल का जो ऊपर का इंसुलेशन है उसकी मोटाई भी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा 11-33 के लिए जो केबलें प्रयोग होती हैं तो वो उनका साइज उसके ऊपर चढ़ने वाले इंसुलेशन का साइज बढ़ता जाता है। तो यानी ये बात थी कि किसी भी केबल का साइज उसमें से प्रवाहित होने वाली वोल्टेज पर निर्भर करता है। किसी भी चालक का साइज, जो उसके अंदर नंगा कंडक्टर होता है, उसका साइज जो है किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे नहीं, उसमें से प्रवाहित होने वाले करंट पे। मान लो पहले आपने कोई कंडक्टर प्रयोग किया 50 एम्पियर के लिए, अब आपका जो लोड करंट है वो हो गया 100 एम्पियर। तो अब क्या है, आपको इस कंडक्टर के साइज बढ़ाना पड़ेगा जिसमें से करंट फ्लो होता है। तो नेक्स्ट है फ्यूज तार की क्षमता उसमें से प्रवाहित किए जाने वाले करंट पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता ताप और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी निर्भर करती है किस पे? उस चालक की प्रकृति पे और उसके ताप पर। नेक्स्ट है किसी भी बस बार की क्षमता उसमें से प्रवाहित होने वाले करंट पर निर्भर करती है। तो बस बार क्या है? जैसे हम घरों में क्या करते हैं, सप्लाई लेकर के आते हैं, सप्लाई लेकर के अलग अलग एमसीबीयां उठा लेते हैं अलग अलग रूम की। तो जिस एक सिंगल वायर से ये अलग अलग एमसीबी उठाई गई हैं तो ये क्या है? हमारी बस बार। बस बार का क्या है? उसको एक साइड से सप्लाई दी जाती है और दूसरी साइड से अनेक रास्तों के रूप में उससे सप्लाई ले ली जाती है। तो वो वायर का टुकड़ा क्या कहलाता है? बस बार कहलाता है। नेक्स्ट है साथियों अर्थ। प्रतिरोध भूमि के आकार और नमी पर निर्भर करता है। एलडीआर प्रतिरोध प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, लाइट डिपेंड रजिस्टर। और वीडीआर क्या होता है? वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर, जो उस रजिस्टर में अप्लाइड वोल्टेज की जाती है उस पे निर्भर करता है। अब कैपेसिटर का मैंने बताया कि कैपेसिटेंस प्लेटों के क्षेत्रफल, मतलब जो मैंने बताया था कि 2 कंडक्टिंग प्लेटें हैं, उनके बीच में किसी इंसुलेटर को जब रखा जाता है
तो इन कंडक्टिंग प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करेगा कि कोई कैपेसिटर कितना ज़्यादा अपने अंदर स्टोरेज कर सकता है। तो इसी प्रकार से प्लेटों के बीच की दूरी व तापमान पर निर्भर करता है। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो उसमें प्रयोग की गई कंडक्टिंग प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी और तापमान, इन चीजों पे डिपेंड करता है। केसीएल क्या है? किरचॉफ करंट लॉ। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो वोल्टेज लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है साथियों, सेल सीरीज में जोड़े जाते हैं उच्च वोल्टेज के लिए और निम्न करंट के लिए। यानी अगर सेलों को आपने सीरीज में जोड़ दिया तो उससे क्या होगा कि आपको वोल्टेज तो हाई मिलेगी लेकिन आपको करंट कम मिलेगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं कि अगर सेलों को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो आपको उच्च करंट मिलेगा, निम्न वोल्टेज मिलेगी। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि आपका जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर कैसा है? डबल बैटरी का। इन्वर्टर कैसा है? डबल बैटरी का। दो बैटरी हैं, तो जब ये दोनों बैटरी किस क्रम में जोड़ी जाती हैं? पैरेलल क्रम में। जब ये दोनों बैटरी जोड़ी जाती हैं तो पैरेलल क्रम में क्या होता है? आपको करंट क्या मिलता है? उच्च मिलता है, वोल्टेज आपको निम्न मिलती है। तो घरों में जब डबल बैटरी का इन्वर्टर होता है तो उसको जब हम मतलब पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं कि हमें करंट ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि घरों में हमें क्या है? उच्च करंट की जरूरत होती है। वोल्टेज हमारी फिक्स होती है। वोल्टेज फिक्स कैसे है? 230 है तो 230 ही चाहिए, चाहे हमारा लैंप हो, फैन हो, एसी हो या फिर कोई मोटर हो। सभी केस के लिए हमारी वोल्टेज तो क्या है? फिक्स है, लेकिन करंट हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि पंखा अपने हिसाब से करंट लेता है, लैंप अपने हिसाब से करंट लेता है। इसलिए उन बैटरियों को किस में जोड़ा जाता है? पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि करंट हाई मिले। वोल्टेज तो हमें फिक्स रखनी है, उसको तो हम एक ट्रांसफार्मर लगा करके इन्वर्टर में उसको फिक्स हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग क्या है? ट्रिकल चार्जिंग फुल चार्जिंग का किसी भी बैटरी को 2 या 3% करंट दे करके रखा जाता है, ताकि बैटरी को अगर लंबे समय तक हमने यूज नहीं करना तो बैटरी डेड ना हो। तो नेक्स्ट है हाई करंट विधियां में, हाई करंट विधि में बैटरियां सीरीज में जोड़ी जाती हैं और हाई वोल्टेज विधि में बैटरियां पैरेलल में जोड़ी जाती हैं। तो ये दोनों पॉइंट किसके हैं? ये बैटरियों को चार्ज करने के चार्जिंग मेथड हैं साथियों। नेक्स्ट है इंडक्टर टर्न की संख्या, लंबाई, क्षेत्रफल। ये चीजें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, उन पे निर्भर करता है। हीटर जो है, जो हीट है पदार्थ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है, क्योंकि हीट का फॉर्मूला है I²R। मतलब किसी भी सर्किट में जो हीट पैदा होगी वो उसमें से बहने वाले करंट और उसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है। इसलिए जो हीट का फॉर्मूला है वो क्या है? I²R। नेक्स्ट है संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ये हम बेसिक वाले चैप्टर में कर चुके हैं। वोल्टेज रेगुलेशन लोड के परिवर्तन व प्रकृति पर निर्भर करता है। सीलिंग फैन में कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। जो घरों में हमारा सीलिंग फैन है, इसका जो कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में जुड़ा होता है साथियों। फ्रीक्वेंसी को HZ के द्वारा दर्शाया जाता है और फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा इसे नापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में, वेबर इसकी यूनिट है और चुंबकीय फ्लक्स मीटर के द्वारा इसे नापा जाता है। इंडक्टेंस माने कॉइल का जो L है इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस की इकाई क्या है? हेनरी, और इसे मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा नापा जाता है। कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? फैराड है, जिसे क्या है? शेरिंग ब्रिज के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है फेज डिफरेंस, डिग्री में लिया जाता है और फेज मीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत की मात्रा एम्पियर हावर में और एम्पियर
एम्पियर हावर मीटर के द्वारा नापी जाती है। तो नेक्स्ट है साथियों, जैसे एसी सप्लाई को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए हमने किसका स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था ट्रांसफार्मर का। उसी प्रकार से डीसी सप्लाई को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चॉपर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? चॉपर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एक फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करने के लिए। साइक्लो माने साइकिलिंग, साइकिलिंग माने ये चीज, क्योंकि इससे क्या बनी है हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर ये 1 सेकंड में 50 बार रोटेशन कर रही है तो ये क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमने इसको 50 की जगह 100 बार रोटेशन करवाना है, तो हम इस साइकिलिंग को इतना फास्ट करेंगे कि ये 1 सेकंड में कितने बार? 100 बार रोटेशन करे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? अपनी फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप स्टेप डाउन माने कम ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर 2 टन का एसी है तो उसके लिए कितने साइज की वायर हमें चाहिए? 4 mm स्क्वायर की जो है हमें वायर का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों आज की इस क्लास में हमने जो डिस्कशन किया है, हमने कुछ बेसिक टर्म्स को, अर्थिंग को हमने कवर करने की कोशिश की है, और कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इन टर्म्स को हमने अच्छे से कवर करने की साथियों कोशिश की है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सभी साथियों को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो कोशिश करना साथियों कि इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से फिट बैठ जाएं और इसमें अपनी नेक्स्ट टाइम इन चीजों को समझने में अपनी कोई गलती न हो। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।